स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कक्षा 11वीं विषय लेखाशास्त्र से लेखांकन के सैद्धांतिक आधार पाठ 2 का गैप का भाग 4, जिसमें हम देखेंगे लेखांकन प्रमाप। आइए शुरू करते हैं। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत गैप से तात्पर्य वित्तीय विवरणों के लेखन व निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में एकरूपता लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त उन सभी निश्चित नियमों व निर्देशक क्रियाओं से है जिनका प्रयोग व्यावसायिक लेनदेनों के अभिलेखन व प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। गैप के प्रकार। भाग 1 में स्टूडेंट्स हमने देखा था आधारभूत मान्यताएं, संकल्पनाएं या अवधारणाएं। भाग 2 में हमने देखा लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, और भाग 3 में हमने देखा लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत, और भाग 4 और अंतिम भाग में इस पाठ के लेखांकन प्रमाप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भारतीय लेखांकन प्रमाप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS। लेखांकन के प्रमाप लेखांकन के नियमों, निर्देशों व अभ्यासों के संबंध में वह लिखित वाक्यांश हैं जो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समरूपता व एकरूपता लाते हैं। यह नीतिगत प्रलेख एवं आचार संहिता दोनों रूपों में कार्य करते हैं। भारत में गैर कॉरपोरेट संस्थानों के लिए लेखांकन प्रमाप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा जारी किए जाते रहे हैं। अप्रैल 1977 में ICAI ने लेखांकन प्रमापों को विकसित करने के लिए लेखांकन प्रमाप बोर्ड ASB की स्थापित किया, जिनमें उद्योगों के प्रतिनिधि जैसे CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फिक्की, एसोचैम, शिक्षाविद और सरकारी विभाग भी सदस्य हैं। ASB लेखांकन प्रमाप बोर्ड, जिसकी स्थापना 1977 में हुई। यह बोर्ड लेखांकन प्रमापों का निर्धारण करते समय अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय IFRS का भी ध्यान रखती है, क्योंकि ASB अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय का सदस्य है। वर्तमान में कुल 39 लेखांकन प्रमाप प्रचलन में हैं। गैर व्यापारिक संस्थानों को छोड़कर से सभी प्रकार के संगठनों पर यह लेखांकन प्रमाप लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन मानकों का एक ऐसा समूह है जिन्हें वित्तीय विवरणों में भिन्न भिन्न व्यावसायिक लेनदेनों और घटनाओं को सही एवं एकरूप ढंग से अभिलेखित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड IASB का गठन 2001 में किया गया। पूर्व में 1973 से 2001 तक यह कार्य IASC अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति द्वारा किया जाता रहा है, पर 2001 के बाद IASB लेखांकन प्रमाप बोर्ड, जैसे भारत में 1977 में स्थापित किया गया, तो 2001 में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड का गठन किया गया। इससे पहले वो एक समिति के द्वारा कार्य किया जाता रहा 1973 में प्रारंभ होकर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए एक व्यावसायिक उद्यम का सत्य एवं न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करना। IFRS के अभिसरण से क्या लाभ होते हैं? यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमापों का अभिसरण करता है
तो उसे क्या लाभ की प्राप्ति होती है? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में सरलता से प्रवेश। यदि कोई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से पूंजी एकत्रित करना चाहता है एडीआर जीडीआर के माध्यम से, तो वह आसानी से अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश कर पाएगा यदि वह आईएफआरएस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाणों को अभिसरण करता होगा। नंबर 2, सहज तुलनीयता एवं पारदर्शिता। नंबर 3, सत्यता एवं न्याय संगत मूल्यांकन के लिए आईएफआरएस आवश्यक है। नंबर 4, परस्पर संबंध व विश्वसनीयता को बढ़ाना। यदि एक देश किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात या विदेशी व्यापार के द्वारा व्यापार कर रहा है, तो दोनों देश यदि आईएफआरएस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाणों को अभिसरण कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, तो उन दोनों व्यापारियों के बीच या उन दोनों फर्मों के बीच परस्पर संबंध सुदृढ़ होंगे, अच्छे होंगे और विश्वसनीयता अधिक होगी। नंबर 5, बहु प्रतिवेदन का निवारण। बहुत सारी रिपोर्टिंग हो जाता है। यदि आईएफआरएस ना होते तो प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग अकाउंटिंग का करता, जिससे बहु प्रतिवेदन की समस्या आ जाती। तो इसका निवारण के लिए भी आईएफआरएस के लाभ है, आईएफआरएस लाभ पहुंचाता है। भारत का महत्वपूर्ण पहल। 1 जनवरी 2005 को यूरोपीय संघ ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने प्रकाशित लेख में आईएफआरएस का पालन किया जाना आवश्यक कर दिया। आज लगभग 120 देश में आईएफआर को लागू कर दिया गया है। भारत का महत्वपूर्ण पहल यह है कि 1 अप्रैल 2011 से भारत ने भी आईएफआर को स्वीकार किया। विशेषताएं, वह विशेषताएं जो आईएएस भारतीय लेखांकन प्रमाण द्वारा आईएफआर से हूबहू लिए गए या उनके समान है। जैसे लेखांकन के गुणात्मक विशेषताएं, जो गुणात्मक विशेषताएं हैं जैसे रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, संगतता, तुलनात्मकता, बोधगम्यता, ये जो गुणात्मक विशेषताएं हैं, यह गुणात्मक विशेषताएं आईएफआर से ही लिए गए हैं या आईएफआर के समान है भारतीय लेखांकन प्रमाणों में। लेखांकन के प्रतिवेदन के 5 शीर्षक मुख्य रूप से जैसे परिसंपत्तियां, दायित्व, क्षमता, आय एवं व्यय। तो यह जो अमेरिकन स्टाइल है खातों के, ये जो 5 शीर्षक हैं, यह आईएफआर से ही लिए गए हैं। एक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतिकरण की सीमित छूट के साथ उपलब्ध सभी अंकीय सूचनाओं की तुलना करना, यह भी दोनों में समानताएं हैं। वित्तीय विवरणों का संयुक्त प्रस्तुतिकरण कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो बनता है, यह भी आईएफआर से ही लिया गया है। असाधारण मदे, इन जनरल आइटम्स शीर्षक के अलावा वित्तीय विवरणों में इनके पृथक प्रदर्शन को लेकर, वित्तीय विवरणों में जो तुलन पत्र या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, पृथक रूप से प्रदर्शित करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मदे असाधारण मदे हैं। रोकड़ अंतर्वाह बहिर्वाह, कैश इनफ्लो आउटफ्लो का रोकड़ प्रवाह विवरणों का दोनों विधियों में, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों में तैयार करना। यद्यपि भारतीय लेखांकन प्रमाणों में प्रत्यक्ष विधि को बीमा कंपनियों के लिए और अप्रत्यक्ष विधि को शेष अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तय किया गया है। कर भुगतान को संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह मद में शामिल करना, यह अंतर है। भारतीय लेखांकन प्रमाणों में कर भुगतान को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है, जबकि आईएफआर में इसे
फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। तो यह एक मामूली सा अंतर है। और एल्स कैश फ्लो, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रदर्शन करने की विधियां, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, ये दोनों ही विधियां आईएफआर से ही के समान हैं। आय के विवरण निर्धारण के लिए लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन यदि कोई ज्ञात हो या कोई बदलाव हो तो उस बदलाव को पृथक रूप से प्रदर्शित करना। मूल्यह्रास के संबंध में यह लागू नहीं होता है। अब देखते हैं कुछ असमानताएं। आईएफआर से भारतीय लेखांकन प्रमाणों में कुछ असमानताएं हैं या अंतर है। जैसे आईएफआर में तुलन पत्र या बैलेंस शीट का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, बल्कि जबकि आईएएस माने भारतीय लेखांकन प्रमाणों में तुलन पत्र का प्रारूप कंपनी अधिनियम में निर्धारित है, जो दूसरे उद्योग विशेषकर बैंक और बीमा संस्थानों के लिए भी तय कर दिए गए हैं। आय के विवरण पत्र का भी प्रारूप दोनों प्रकार के प्रमाणों में निर्धारित नहीं है, किंतु अधिनियमों के तहत आय एवं व्यय के प्रकटीकरण के संबंध में दिशा निर्देश तय हैं। आईएफआर में लेनदेनों को व्यवहारिक मुद्रा में जहां लेनदेन हुए हैं में मापनीय है। जहां लेनदेन हुआ है, जिस देश में हुआ है उस देश में प्रचलित मुद्रा के अनुसार लेनदेनों का मापनीय किया जाएगा और सूचना का प्रस्तुतिकरण अन्य भाषा में भी संभव है। जबकि भारतीय लेखांकन प्रमाण आईएएस में दोनों ही कार्य एक ही मुद्रा जो भारतीय रुपया के प्रचलन मुद्रा में ही होगा। पूंजी में अभिवृद्धि या हानि में एवं स्वामी के पूंजी में किसी प्रकार के परिवर्तन को आईएफआर में अलग विवरण पत्र में दिखाया जाना चाहिए, जबकि आईएएस भारतीय लेखांकन प्रमाण में ऐसा किसी प्रकार का कोई पृथक प्रारूप उल्लेखित नहीं है। अगला है पूर्वाधिकार अंश पूंजी। पूर्वाधिकार अंश पूंजी शीर्षक को आईएफआर में दायित्व मानता है, जबकि भारतीय लेखांकन प्रमाण इंड एएस इसे अंशधारी के कोष में शामिल करता है, जैसे समता अंश के समान ही। आईएफआर में पट्टे के लेखे के संबंध में मानक बहुत पुराने हैं, जबकि भारतीय लेखांकन प्रमाण में यह 2001 में शामिल किए गए हैं। आईएफआर पट्टे की भूमि को पूर्वदत्त संपत्ति शीर्षक में संपत्ति पक्ष में दिखाता है तथा लेखा पट्टे की प्रचलित संपत्ति के रूप में ही होती है, जबकि भारतीय लेखांकन प्रमाण में पट्टे से संबंधित लेखों को या पट्टे की संबंधित संपत्ति को स्थायी संपत्तियों में प्रदर्शित किया जाता है। यह जो पुराने आईएएस थे, पुराने आईएफआर के साथ जो तुलना है, वो तुलना को इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आईएफआर में वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण एक और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पहले आईसीएआई के द्वारा जारी किए जाते थे, उस दशा में ये इस प्रकार से ये तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम आईएफआर 2 मैच करता है भारतीय लेखांकन प्रमाण एएस 2 से। फिर रोकड़ प्रवाह विवरण आईएफआर में 7 नंबर पर था, तो रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एएस 3 के अनुसार था। इस प्रकार ये पुराना है, क्योंकि अभी एएस लेखांकन प्रमाण जो नहीं प्रचलन में है, अभी है इंड आईएएस, इंड एएस
नाम में परिवर्तन हुआ है। और जाहिर सी बात है, इसमें आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 17 नंबर पर IFRs में पट्टे दिए हुए हैं, पट्टे लेखे, और भारतीय लेखांकन प्रमाण में 19 नंबर AS में यह पूर्व में दर्ज था। इस प्रकार से यह लंबी सूची है। अगर हम 101 से देखें, यहाँ पर IFRs 101 तो इम्पोर्टेंट है। IFRs 101 या भारतीय लेखांकन प्रमाण AS में ये 101 से इसको एज इट इज समान रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को पहली बार अंगीकार करना। उसके बाद से इनके जो क्रमांक हैं वह हुबहू इसी को ही मान लिया गया। नए में हम देखें तो ये आपके सामने जो हैं 40 लगभग 40 भारतीय लेखा मानकों की सूची है या इंड AS सूची है, जिसमें आप देखेंगे 101 भारतीय लेखा मानकों को प्रथम बार अंगीकार या स्वीकार करना है। से मैंने आपको अभी बताया था, IFR में ये 101 है, तो इसको इंड AS में भी 101 के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और इस तरह से 1116 तक आप देखेंगे पट्टे से संबंधित लेखे जो अप्रैल 2018 में यह इसको शामिल किया गया। और इंड AS 115 में ग्राहकों के साथ संविदा के आगम और पट्टे से संबंधित लेखे, इन दोनों प्रमापों को IFRs 1115 और 1116 से ही इसी नंबर से इसे इंड AS या भारतीय लेखांकन प्रमापों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। स्टूडेंट, जो पीले रंग में प्रदर्शित किए गए हैं, इन मानकों को नया शामिल किया गया है। ये जो एप्लीकेबल हुआ है, देखिए अप्रैल 2018 से ही ये शामिल किए गए। और जो नारंगी रंग में दिखे हुए हैं, ये ऐसे प्रमाप हैं जो अब प्रचलन में नहीं हैं, इन्हें विड्रॉ कर लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सो AS1 आप इसमें देखेंगे, AS1 या इंड AS1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, इंड AS2 रहतिये का मूल्यांकन, ये महत्वपूर्ण है, और इंड AS7 में रोकड़ प्रवाह का विवरण। आप देखेंगे AS3 में जो गत समय में था वो अब इंड AS में 7 या 7 नंबर पर लेखांकन प्रमाप में यह शामिल किया गया है, रोकड़ प्रवाह का विवरण। इसी प्रकार से जो इंड AS 17 और 18, 17 और 18 इसको वापस ले लिया गया है। सो संशोधन के द्वारा 2018 में इसे वापस कर लिया गया है। आगम आय और पट्टे से संबंधित, क्योंकि पट्टे को नए में शामिल किया, इसको हटाया गया। इंड AS 17 को विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। और इंड AS 116 जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान ही स्वीकार कर लिया गया। जो सबसे नवीन हैं वह है बीमा से संबंधित खाते, वो अभी निर्माणाधीन है, इसी क्रम में हम इसको देखेंगे। IFRs निर्गमित किंतु 1 जनवरी 2019 तक मान्य नहीं थे। IFRs 17 हैं जो इंड AS 117 निर्माणाधीन है। IFRs क्रमांक 17 जो भारतीय लेखांकन प्रमाप में 117 क्रम दिया गया है, निर्माणाधीन है, और वो उसका जो संबंध है वो है बीमा अनुबंध के खातों से संबंध में। भारतीय लेखा मानक 101 प्रथम बार अंगीकार करना दिया गया है। इनमें भिन्न शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है, जैसे वित्तीय स्थिति विवरण के स्थान पर तुलन पत्र का प्रयोग। 101 में जो परिवर्तन हुआ उसके अनुसार उसे अब वित्तीय स्थिति विवरण न कहकर तुलन पत्र, बैलेंस शीट लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों को ध्यान में रखते हुए 2011 में यह घोषणा की गई कि इसे 3 चरणों में, इसे मीन्स लेखांकन प्रमापों को, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रमापों को 3 चरणों में स्वीकार किया जाएगा। प्रथम चरण
BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 सूचकांकों के हिस्से वाली कंपनी या निफ्टी के 50 सूचकांक से अधिक हिस्से वाली विदेशी प्रतिभूतियों में सूचीबद्ध कोई कंपनी। भारत में सूचीबद्ध वे कंपनियां जिनकी शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच है। अप्रैल 2011 से IFRS अपनाएगी। द्वितीय चरण, वे सूचीबद्ध व असूचीबद्ध कंपनियां जिनकी शुद्ध संपत्तियां 1000 करोड़ से अधिक हैं, अप्रैल 2013 से IFRS अपनाएंगी। तृतीय और अंतिम चरण, वे सूचीबद्ध व असूचीबद्ध कंपनियां जिनकी शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ से भी अधिक 500 करोड़ से कम है, अप्रैल 2014 से IFRS अपनाएंगी। ये 3 चरणों में यह निर्धारित किया गया कि इस तरह की अनस्टेबिलिटी को हटाते हुए लेखांकन भारतीय लेखांकन प्रमाप जो इंड AS है वह IFRS को अनुसरण करेगी। स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। लेखांकन प्रणालियां। बहुत सारी प्रणालियां लेखांकन के प्रचलित हैं। एकल प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, मिश्रित लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली और भारतीय लेखा प्रणाली। रोकड़ प्रणाली स्टूडेंट्स, रोकड़ प्रणाली में हम देखेंगे कि केवल रोकड़ से संबंधित लेन देन ही लिखे जाते हैं, या तो रोकड़ आए या तो रोकड़ व्यापार से गए। सबसे पहले हम देखते हैं रोकड़ प्रणाली। इस प्रणाली में नकद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है और रोकड़ बही ही प्रधान पुस्तक होती है। कैश बुक, उधार लेन देनों को स्मारक बही में या दास्त की बही में लिख लिया जाता है और बाद में नकद मिल जाने पर रोकड़ बही में लेखा कर दिया जाता है। यह प्रणाली पेशेवर व्यक्तियों, वकील, अंकेक्षक, टीचर्स ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यह प्रणाली या छोटे व्यवसायी एवं गैर व्यापारिक संगठन जो जैसे अस्पताल, क्लब, इस तरह के जो संगठन हैं उनके द्वारा रोकड़ प्रणाली कैश बेसिस सिस्टम अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर चित्र के माध्यम से गैर व्यापारिक संगठन या पेशेवर व्यक्ति, पेशेवर में डॉक्टर्स आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स ये गैर व्यापारिक संगठन है, और कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, चर्च है, तो वह भी, जैसे गुरुद्वारा है, यह भी गैर व्यापारिक संगठनों में ही शामिल होगा। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार कमाना नहीं होता। अगला जो प्रणाली है वह है इकहरा लेखा प्रणाली। इस प्रणाली में लेन देनों का लेखा एक ही पक्ष में किया जाता है और लेनदारों और देनदारों के व्यक्तिगत खाते पर ही जोर दिया जाता है और अव्यक्तिगत खातों को नहीं खोले जाते। अव्यक्तिगत खाते जैसे संपत्ति खाता, तो अव्यक्तिगत खाते में ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई भी व्यवस्थित नियम न होने के कारण यह नियम अवैज्ञानिक माना जाता है और छोटे व्यापारियों द्वारा ही अपनाया जाता है, क्योंकि कोई बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। ये व्यक्तिगत खातों में जो व्यक्तिगत खाते विशेष ध्यान रखा जाता है उसमें लेनदार और देनदार खाता आते हैं। इसके अलावा कंपनी के खाते, बैंक खाता, पूंजी खाता, अदत्त व्यय खाता, अग्रिम आय खाता इत्यादि समस्त खाते भी व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। अव्यक्तिगत खाते जैसे कि दायित्व खाता, संपत्ति खाता, व्यय खाता, अन्य आय खाता इत्यादि अव्यक्तिगत खाते होते हैं। तो अव्यक्तिगत खातों को इकहरा लेखा प्रणाली में अलग से पृथक से नहीं बनाए जाते। अब सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है वह है दोहरा लेखा प्रणाली। इसके अनुसार प्रत्येक लेन देनों के व्यवहारों पर दो प्रकार से प्रभाव होते हैं, एक लाभ लेने का व दूसरा लाभ देने का। सभी लेन देनों का नाम पक्ष में यदि प्रविष्ट किया गया है तो जमा पक्ष या क्रेडिट में अभिलेखित किया जरूर जाएगा। यह प्रणाली पूरी तरह से वैज्ञानिक है और अधिक पूर्ण व विश्वसनीय भी, क्योंकि इसमें धोखे और संपत्तियों का दुरुपयोग की संभावना कम से कम होती है। बड़े संगठन व छोटे संगठन सहजता से इस प्रणाली को अपना सकते हैं, बशर्ते यह प्रणाली अपेक्षाकृत थोड़ी खर्चीली है अन्य प्रणालियों के मुकाबले में, क्योंकि बुक्स और खाते ये सारी चीज़ें मार्केट से प्रिंटेड
खरीदना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो हम देख रहे थे, खाते के दो प्रारूप होते हैं। खाते का यहाँ पर जो टी शेप में जो खाता है, अंग्रेजी के टी शेप में, अल्फ़ाबेट टी शेप में, उसके बाईं तरफ को अगर हम देखें तो बाईं तरफ का जो भाग होगा उसे हम कहेंगे डेबिट पक्ष या विकलन पक्ष, और दायां पक्ष का जो भाग होगा क्रेडिट पक्ष या समाकलन पक्ष कहेंगे। डेबिट बायां पक्ष और क्रेडिट CR दायां पक्ष। तो डेबिट क्रेडिट, बाईं तरफ माने आपकी बाईं तरफ डेबिट और आपके दाईं तरफ क्रेडिट। अंतिम है भारतीय लेखा प्रणाली। यह सबसे प्राचीनतम प्रणाली है। इसका उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इस प्रणाली में लाल कपड़ों से मढ़े लंबी लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है। लेखे देसी भाषाएं जैसे कि हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि में भी रखे जाते हैं। इस प्रणाली के अनुसार कच्ची व पक्की रोकड़ बही तथा अन्य सहायक बहियां रखी जाती हैं। इसे हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय लेखा प्रणाली। लेखांकन के आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आगम तथा लागत के समय पर निर्भर करती हैं। इस दृष्टि से लेखांकन नगद आधार के अंतर्गत इस आधार में मिलान के सिद्धांत से यह मेल नहीं खाता है। इसलिए सरल प्रणाली होने के बावजूद भी अधिकतर संगठनों के लिए यह उचित नहीं है। उपार्जन आधार, दो आधार होते हैं। एक होता है नगद आधार और लेखांकन के नगद आधार, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, और इस आधार से मिलान के सिद्धांत का मेल नहीं खाता है, क्योंकि इसमें वह जो हमने अर्जित या उपार्जित कर लिया है इसे नगद आधार के लेखा में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो उपार्जन आधार का अर्थ यह है कि इस आधार पर आगम व मिलान के सिद्धांत केवल लेन देनों के समय ही ध्यान दिया जाता है, ना कि उनके वास्तविक प्राप्ति या भुगतान के समय को। में आगम का निर्धारण उसी समय कर दिया जाता है जिस समय हमने माल या सेवा बेची या फिर सेवा दिया है, उसी समय हमें इसे आगम का निर्धारण कर लेना है। इसे कहते हैं आगम का निर्धारण का सिद्धांत। दो आधार होते हैं लेखांकन के। एक होता है नगद आधार, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। एक होता है उधार, जिसमें सिर्फ कैश छोड़ करके शेष लेन देनों का लेखा किया जाता है। कैश का भी किया जाता है और कैश के साथ साथ उपार्जित, अदत्त या अग्रिम इसका भी संबंधित मदों को भी लिखा जाता है। उपार्जन आधार में यह लाभ की गणना का अधिक श्रेष्ठ आधार है, क्योंकि इसके अनुसार आगम एवं व्ययों का मिलान संभव है। तो यह वैज्ञानिक रूप से मान्य होगा, तुलनीय होगा, और यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है वर्तमान समय में। अब स्टूडेंट्स, ये वीडियो समाप्त हुआ और आपको भाग 4 कैसा लगा? इसमें कुछ 5 प्रश्न हैं छोटे छोटे, और इस पाठ के आधार पर, पाठ के वीडियो के आधार पर आपको बना करके जो प्रस्तुत करना है, आप इसे ईमेल कर सकते हैं पुराने वीडियो में, और लिंक में भी आपको ये मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप इसे cgschool.in पर भी भेज सकते हैं। तो गैप के सभी भागों को देखने के लिए आप अपना समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया होगा, आशा है कि आपको ये पूरी चैप्टर भी गैप का समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद। अगला जो पार्ट है लेखांकन अभिलेखन भाग 1, बहुत ही जल्द इससे संबंधित वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।